अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.5 डेट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम बात करें कि जितने भी पीछे हमने जो है वो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं तो हमें ये बात जो है वो क्लियरली पता चल गई है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजरमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि मेजरमेंट्स किन चीज़ों की जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेजरमेंट्स जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जाती हैं। तो जब भी हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब जब भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबल एरर या कुछ ना कुछ पॉसिबल अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो ज़रूर होती हैं। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हमने एक वर्नियर कैलिपर यूज़ किया या फिर एक स्क्रू गेज यूज़ किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी मौजूद कोई ना कोई एरर होगा। लाइक जैसे वर्नियर कैलिपर के केस में हम उसके एरर को ज़ीरो एरर का नाम दे देते हैं। सेम इसी तरह जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पॉसिबल एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ ज़रूर होती हैं। सम केसेस में हम इन अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो एरर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि हम ये बात कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ जो है वो किसी भी मेजरमेंट्स के एरर्स का नाम होती है। अब अनसर्टेनिटीज़ को अगर मज़ीद देखें तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन का नाम है अनसर्टेनिटी जिसमें हमें किसी भी चीज़ के बारे में डाउट हो। अब आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई ना कोई डाउट हो, कोई ना कोई शक हो, तो कभी भी हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हम कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि वेदर ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। तो इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट्स द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जो है वो कमी का नाम क्या है, हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ जो है वो आ जाता है। अब अनसर्टेनिटीज़ जो है वो अगर हम बात करें किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि यानी क्यों प्रोड्यूस होती हैं या उनकी वजह क्या होती है, तो साफ एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये हो सकती है कि एक इंसान जो कि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है मे बी पॉसिबल है कि उसका कोई फॉल्ट हो, यानी उसे ठीक तरीके से इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ही ना आता हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंसिडर कर लें वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट ने जो है वो रीडिंग लेनी है और वो सफ़ेयर का जो है वो रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे कोई टेक्निक ही नहीं पता, उसे प्रोसीजर ही नहीं पता कि किस तरीके से मेजर करते हुए वो जो है वो रेडियस निकालेगा अपने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, एरर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और इन एरर्स प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, फॉल्ट ऑफ पर्सन। फॉल्ट ऑफ पर्सन यानी एक इंसान की अपनी गलती की वजह से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ या फिर बहुत से एरर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेम इसी तरह अनसर्टेनिटीज़ प्रोड्यूस होने की एक दूसरी वजह होती है हमारे पास पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, बेसिकली हर एक इंस्ट्रूमेंट जब मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसे खास वैल्यू के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। अब खास वैल्यू के लिए कैलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि उसके लिए एक खास जो है वो उसकी कैलिब्रेशन की जाती है, यानी उसकी एक लीस्ट काउंट को जो है वो क्या कर दिया जाता है, फिक्स किया जाता है। जब भी हम ये कहते हैं कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक खास लीस्ट काउंट है तो इसका मतलब होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक खास वैल्यू के लिए कैलिब्रेट जो है वो कर दिया गया है। अब पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा लीस्ट काउंट सेट कर देना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो। फॉर एग्जांपल आप ये बात एज्यूम करें कि आपको एक थिकनेस फाइंड करनी है डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.0001 सेंटीमीटर्स। ये वैल्यू एक बहुत ज़्यादा स्मॉल किस्म की वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। अब होगा क्या कि अगर आप इस थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर, तो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो कैलिब्रेट हुआ होता है सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर तक, यानी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, सिंपली 0.01 सेंटीमीटर। तो इतनी ज़्यादा जो हमारे पास लीस्ट काउंट आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर को जो है वो लिमिट कर देता है। मतलब कि वर्नियर कैलिपर इससे ज़्यादा थिकनेस को फाइंड नहीं कर सकता। तो सिंपली जो वैल्यू थी 0.01
0.00001 सेंटीमीटर वो एक बहुत छोटी वैल्यू है जो कि इसके लीस्ट काउंट के साथ मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर इतनी छोटी थिकनेस को मेजर ही नहीं कर सकता। वजह क्या है कि इसका लीस्ट काउंट इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब होता है कि हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए जिसकी पुअर कैलिब्रेशन हो। इंस्टेड अगर इसके बजाय हम वर्नियर कैलिपर की बजाय स्क्रू गेज को इस्तेमाल करें तो उसकी कैलिब्रेशन थोड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट छोटा होता है, और जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होता जाता है उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, और एक्यूरेसी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो सिंपली हमें पता क्या चला कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एरर्स कम से कम हो तो होना क्या चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ तक जो बात हमने की उसकी समराइजेशन अगर करें, उसको कंक्लूड करें, तो क्या पता चलता है कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। उनकी वजह जो है वो इंसान की गलती भी हो सकती है, और साथ ही साथ एक इंस्ट्रूमेंट की पूअर कैलिब्रेशन भी हो सकती है, या एक ख़ास लिमिट जिस तक वो एक वैल्यू को मेजर कर सकता है उस चीज़ को हम उसकी कैलिब्रेशन का जो है वो नाम दे देते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि कंसिडर कर लें एक लाइन है जो कि A से लेके B पॉइंट तक हमने ड्रॉ कर दी है। लेट्स सपोज कि अब इस लाइन की जो लेंथ है, यानी ये कितनी लंबी है, इसको हम जो है वो मेजर करना चाहते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक मीटर रोड। अब आप सपोज करें कि जो हम मीटर रोड यूज़ कर रहे हैं इसकी जो लीस्ट काउंट है या इसकी जो एक ख़ास कैलिब्रेशन है जिस तक एक वैल्यू को मेजर कर सकता है, डेट इज़ इक्विवेलेंट टू, सिंपल आप ये कह दें कि इसकी जो सबसे लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इस मीटर रोड के ऊपर जो एक स्मॉलेस्ट स्केल आपके पास लगा होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हमारे मीटर रोड की होगी वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर, जबकि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मीटर रोड है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा। अब हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, डेट इज़ फ्रॉम A टू B, और इस लाइन की हम जो लेंथ है वो मेजर करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है एक मीटर रोड को। तो जब हमने इस मीटर रोड को इस्तेमाल किया तो जो हमारे पास लेंथ आई वो कुछ ऐसे थी कि ये जो बिल्कुल लाइन का एंडिंग पॉइंट था ना, ये मीटर रोड के आ रहा था 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर्स के इन बिटवीन, 10.4 सेंटीमीटर्स के। यानी ये लाइन जो है वो कहाँ पे एंड हो रही थी, मीटर रोड की लाइन 10.3 सेंटीमीटर से लेके 10.4 सेंटीमीटर के इन बिटवीन जो है वो ये आ रही थी। अब हमें ये मेजर करना है कि एक्चुअल में इस A टू B लाइन की लेंथ जो है वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसी चीज़ को मैं एक जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे बताऊँगी। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि मीटर रोड के ऊपर ये जो लॉन्ग लाइन है ये 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक जो स्मॉल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1 मिलीमीटर को। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये 10.1 सेंटीमीटर, ये लाइन 10.2 सेंटीमीटर, ये लाइन हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर, और ये आ गई 10.4 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हमारी लाइन थी ये कहाँ पे आके रुकी है, ये 10.3 और 10.4 के सेंटर में कहीं पे आके जो है वो लाई कर रही है। नॉट एग्जैक्टली सेंटर, बट इन दोनों के दरमियान में कहीं पे जो है वो आके ये टर्मिनेट हुई है और ख़त्म हुई है। अब एक्चुअली हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारी लेंथ है वो कितनी आएगी। तो आपने उसके लिए एक एज्यूम कर लेना है कि ये जो 2 मिलीमीटर्स लाइन है 10.3 और 10.4, इनके दरमियान आपने खुद से एक जो है वो सेंट्रल बाउंड्री कंसिडर करनी है। ठीक है, लाइक अगर मैं यूं इसको सेंटर ले लेती हूँ, ठीक है, यानी खुद से एक मिड लाइन जो है वो कंसिडर कर ली जो कि आपको बताएगा कि हमने 2 मिलीमीटर के लाइन में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि उनके बिल्कुल इन बिटवीन आ रही है और सेंटर में आ रही है। अब अगर आपकी वो लाइन जिसको आपने मेजर करना था वो इस सेंट्रल लाइन से थोड़ी सी पीछे होगी, जैसे यहाँ पे है, तो आपकी इस लेंथ जो है A टू B उसकी वैल्यू आएगी 10.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपकी ये लाइन इस सेंट्रल लाइन से थोड़ी सी भी आगे चली जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो लेंथ आई है डेट इज़ 10.4
सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए अपनी लेंथ्स को ईजिली मेजर कर सकते हैं। अब इसी के लिए हम एक दूसरी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज़ करें कि हमने एक मीटर रोड को इस्तेमाल किया और उस मीटर रोड को इस्तेमाल करते हुए हमने जो लेंथ मेजर की है वो है 12.7 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। और ये हमने अगेन किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजर की है, ये हमने एक मीटर रोड को जो है वो यूज़ करते हुए जो है वो मेजर कर लिए। अब आपने जो है वो एक बात खुद से यहाँ पे एज्यूम करनी है सिंप्लिसिटी के लिए कि सपोज़ कर लें कि यहाँ पे जो अब हमने जो मिड लाइन ली थी ना, ये मिड लाइन अब रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 12.7 सेंटीमीटर को, ठीक है, जो कि 2 मिलीमीटर लाइन्स के इन बिटवीन हमारे पास जो है वो आ रही थी। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन 12.7 सेंटीमीटर से पीछे है हम कहते हैं कि दिस इज़ 12.65 सेंटीमीटर, और जो लाइन हमारी 12.7 सेंटीमीटर से थोड़ी आगे है उसे हम कहते हैं दिस इज़ 12.75 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट हमने ये बात जो है वो यहाँ से देख ली कि जो 12.7 सेंटीमीटर है वो इन बिटवीन आ रहा है किस चीज़ के, 12.65 के और 12.75 के दरमियान में जो है वो ये लाई कर रहा है। अब आपने ये बात जो है वो देखनी है कि ये अगेन जो हमने जिस लेंथ को मेजर किया है, जिस लाइन को हमने मेजर किया है, अगर ये लाइन जो है आप ये देख लें कि अगर ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये 12.7 सेंटीमीटर से थोड़ा पीछे है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेट इज़ 12.65 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमारी यही जो लाइन जिसे हम मेजर कर रहे थे वो इस लाइन से एक्सीड करके आगे चली जाती है तो हमारा इस केस में आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 12.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ से भी बात हमने ऑब्जर्व की कि एक रीडिंग जो हमने मेजर की थी उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी वो एक्यूरेटली 12.7 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। पॉसिबल है कि वो 12.65 सेंटीमीटर हो अगर ये लाइन इस सेंट्रल लाइन से पीछे है, और पॉसिबल है कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 12.75 सेंटीमीटर हो अगर ये लाइन जो है वो इस सेंट्रल लाइन से थोड़ी सी एक्सीड कर रही है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये 12.7 है और ये 12.65 है। इस और इस लाइन के दरमियान जो एक अनसर्टेनिटी आ रही है और एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12.7 माइनस 12.65 इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। सेम इसी तरह इस तरफ अगर हम ये कहते हैं कि हमारी रीडिंग जो आई है वो 12.75 है तो इस केस में जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.75 माइनस 12.7 इज इक्वल टू 0.05। अब एज्यूम करें कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, अगर हम 0 से बैकवर्ड मूव करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव में होंगी और अगर 0 से फॉरवर्ड मूव करते हैं तो वैल्यूज़ आर इन पॉजिटिव। तो इस केस में देखें 12.7 से बैकवर्ड जो हमारे पास एरर आ रहा है दिस विल बी माइनस 0.05 और 12.7 से आगे की तरफ जो एरर आ रहा है दिस विल 0.05 इन पॉजिटिव इंटीजर। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी आई वो कितनी आ गई, दिस इज 0. प्लस माइनस 0.05। अब यहाँ से बात ऑब्जर्व करें कि हमने जो लीस्ट काउंट बताया था इन स्टार्ट वो कितना था, 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट था हमारे इस मीटर रोड का। अब आपने ये बात देखनी है कि जितना भी हमारे पास लीस्ट काउंट होता है हमारे पास हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी हमेशा उसी के क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट था लेकिन हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.05। वजह क्या है कि ये जो पूरा लीस्ट काउंट था ये दो पार्ट्स में अब डिवाइड हो गया है, एक अनसर्टेनिटी इस तरफ आ रही है और एक अनसर्टेनिटी इस तरफ आ रही है, यानी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 0.05 सेंटीमीटर, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारी अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यू थी, प्लस में और साथ ही साथ नेगेटिव में। इसके बाद जो है वो अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है जिसको हमने मेजर किया था 12.7 सेंटीमीटर, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, बिल्कुल
एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। यानी इस एग्जांपल को लें तो 12 यहाँ पे भी है, 12 इधर भी है और 12 इधर भी है। 12 के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हम हर सिचुएशन में 12 को ज़रूर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 12 क्या है, यहाँ पे जो 1 और 2 है दे आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। लेकिन यहाँ पे जो 7 था इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। मे बी ये 0.65 हो सकता है और मे बी ये 0.75 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो 7 होगा वो क्या कहलाएगा, डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो सेम इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज significant figures। और ये किस चीज़ के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाले हैं, ये एक मीटर रोड से हमने लेंथ मेजर की थी जिसका लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर्स का। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसी के साथ। सपोज कर लें कि अब हमने एक लेंथ मेजर की, ठीक है, और एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, यानी मीटर रोड से मेजर की, लेकिन उस मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट था वो था हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट था। जब हमने इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए ये लेंथ मेजर की तो वैल्यू आई 12.70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व क्या किया कि इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो कितने थे, 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड 1 डाउटफुल डिजिट। इसका मतलब है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितना लीस्ट काउंट हमारा छोटा होता जाएगा उतनी ही प्रिसीजन हमारी बढ़ेगी। प्रिसीजन बढ़ने से क्या होगा कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और कौन से नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। तो उनको हम स्टडी करते हैं रूल्स को। तो जो सबसे पहला हमारे पास रूल है वो रूल क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी तमाम वो नंबर्स जिनमें ज़ीरो नहीं आ रहा वो क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और वो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे पास 1 से लेके 9 तक तमाम नंबर्स क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, लाइक अगर एग्जांपल अब इसकी कंसिडर करें तो आप यूँ ले लें कि 4 5 7 2 ये एक नंबर लिखा है। ये तमाम नंबर जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये तमाम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी एक दूसरी जो है वो रूल की तरफ आते हैं। और सेकंड रूल क्या है कि अगर आपके पास जो है वो एक वैल्यू लिखी हुई है, लाइक कंसिडर कर लें सेकंड रूल, आपने ये बात देखनी है कि अगर आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं, अब हम ये बात करते हैं कि क्या ज़ीरोज़ जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम 3 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कंसिडर करेंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ज़ीरोज़ आर इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि अगर हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन आ रहे हैं तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 40029, इसमें आप देख सकते हैं 4 भी क्या है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 2 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है और 9 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब है 4 2 9 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इस केस में जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़ीरोज़ भी क्या कहलाएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसिडर किए जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ये था जीरोस का फर्स्ट रूल कि अगर जीरो सेंटर में है तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर किए जाएंगे या फिर नहीं। तो हमने देखा कि उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ीरो अगर हमारे पास जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे प्लेस हुआ है, यानी थर्ड रूल इज इफ zeros are on left side, लाइक एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं डैट इज 0.0029। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीरोस जो हमारे पास हैं वो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो जब भी हमारे पास जो हमारे जीरोस हैं वो लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करेंगे, यानी ये वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इस पूरी वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे हमारे पास 2 और 9 मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस वैल्यू। इसके बाद अब हम एक फोर्थ रूल जो है वो कंसिडर करते हैं, वो भी हमें जीरोस के बारे में ही बताता है, लेकिन इस केस में क्या होगा हम बताएंगे इफ जीरोस आर ऑन राइट हैंड साइड या राइट साइड पे हैं। अगर जीरोस हमारे राइट साइड पे लाई कर रहे हैं तो फिर जो है वो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी उसको हम स्टडी करते हैं। इस चीज़ को भी समझने के लिए दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। समटाइम्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक वैल्यू है हमारी डेसिमल, यानी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक अलग रूल होगा। और समटाइम्स वैल्यू होती है हमारे पास इंटीजर टाइप, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग रूल होगा। तो उनको हम अब 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सपोज कर लें सबसे पहले हम एक डेसिमल वैल्यू कंसिडर करते हैं, डेसिमल वैल्यू लाइक 2.3900, इस तरह से एक वैल्यू ली। अब कंडीशन क्या थी, इफ जीरोस आर ऑन द राइट हैंड साइड, और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको हम दे रहे हैं, डेसिमल को दे रहे हैं। तो इस केस में देखें कि अगर जब भी हमारी किसी वैल्यू में डेसिमल होगा तो जो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है इस पूरी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू की, इंटीजर टाइप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू इज 8000 kg, ठीक है, ये एक वैल्यू है। अब इसके राइट हैंड साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, और अगर वो हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स जो हैं वो इसमें से सिग्निफिकेंट होंगे। तो इन नंबर्स का सिग्निफिकेंट होना डिपेंड करता है, या इस पूरी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर होना जो है वो डिपेंड करता है इस वैल्यू को मेजर किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने इस वैल्यू को मेजर किया उसका लीस्ट काउंट था 1 किलोग्राम, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा यूं करके लिख सकते हैं ना, 8 × 10⁻³ kg। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg के इक्वल होगा तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारे पास आएंगे, ठीक है, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज 4 होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हम ये ले लेते हैं कि इस वैल्यू में जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 kg है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। तो ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, 8.000 × 10⁻³ kg। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1, 2 एंड 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सेम इसी तरह एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करें कि यही वैल्यू है हमारे पास, डेट इज़ 8 × 10⁻³ kg। अब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू मेजर की और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 10 kg। अब जैसे जैसे हम लीस्ट काउंट को जो है वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जब पहले हमारा लीस्ट काउंट 1 kg था तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कितने लिए, 4, यानी 8 के आगे 3 0 मजीद खुद लगा दिए ताकि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 बन जाए। तो अब अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट बढ़ गया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस होके 3 रह जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8.20 लगाएंगे ताकि हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं।
जो लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, उसको हम इसी एग्जांपल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। और वो रूल क्या है कि आपके पास जब भी कोई वैल्यू है तो उसमें जो 10 की पावर आ रही होगी, 10 की पावर पे कुछ भी लिखा है, उस चीज़ को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो 10 की पावर के ऊपर 3 लिखा है, ये पूरी जो आपके पास ये मैंने जिसको राउंड किया है, ये क्या होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस क्वांटिटी में टोटल फिर आप देख सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बच जाते हैं। इसके बाद जो है वो हम आते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह के रूल्स के ऊपर। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बहुत इजी से रूल हैं। सपोज सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। हम वैल्यूज़ कुछ ले लेते हैं खुद से, ठीक है, लाइक जिनको हम ऐड करें। वन वैल्यू 0.459, 9.2367 एंड 2.4। इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हमने ये देखा कि इसको भी हम चलें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 लिख देते हैं इसे। इनको जब हमने ऐड किया तो सपोज़ कि जो रिज़ल्ट आया है वो आया है समथिंग 20.4789, इस चीज़ के इक्वल आया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करते हुए हमने अपने आंसर को हमेशा जो है एक ख़ास वैल्यू तक लिखना है, और वो किस पर डिपेंड करेगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हमने ऐड की थी उनमें जो सबसे ज़्यादा लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर होगा, हमने अपने आंसर को उस तक लेकर आना है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर कौन सा है, 2.4, जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। तो हमने अपने नंबर को इस फॉर्म में लेके आना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20.5, क्योंकि 7 जो है, 7 की वजह से 4 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं माइनस और माइनस पुट कर दूँ तो आंसर सपोज कर लें आ गया हमारे पास 2.47898, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी हमने अपने आंसर को वहाँ तक रिड्यूस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.57, इसको जो है वो 5 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर द डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम एक वैल्यू जो है वो एज्यूम करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो इकट्ठे हो रही है। फॉर एग्जांपल 3.25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 2.4 इंटू 10⁻³ 6 एंड डिवाइडेड बाय, इसको 5 6 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2.325 इंटू 10⁻³ -3। इस तरह से हमने जो है वो वैल्यूज़ को सेट कर लिया। अब इनको जब हमने सॉल्व किया तो सपोज आंसर आया 13 पॉइंट, या आंसर आ गया हमारे पास 1.3257 इंटू 10⁻⁴। अब आंसर को हमने जो है वो उस वैल्यू तक लेके जाना है कि अब हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड की थी, इनमें जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, यानी जो जिसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, उसमें हमने आंसर को लिखना है। तो इसमें अगेन आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, यानी ये इतना एक्यूरेट नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आ रही हैं, ये भी इतना एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस आ रही हैं, डेट इज़ 2.46। तो हम अपने आंसर को इस वैल्यू तक रिड्यूस करवाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁴। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट और ऐड जो है वो कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं, नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो हमारे हैं राउंड ऑफ रूल्स। राउंड ऑफ रूल्स को स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ रूल्स को। राउंड ऑफ रूल्स के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज़ 15.4, 15.6। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मैंने एक वैल्यू लिखी है 15.4। 4 वो नंबर होता है जिसको हमें ड्रॉप करना होता है, यानी पॉइंट के बाद जो आने वाला नंबर होता है उसे हमें ड्रॉप करना होता है, उसे छोड़ना होता है, और उसकी बेसिस पे हम प्रीवियस नंबर में या तो कुछ ऐड कर देते हैं या फिर उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो अगर ये ड्रॉपिंग नंबर लेस देन 5 है
तो इसका मतलब है पीछे वाली जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो आंसर विल बी 15। लेकिन अगर ये जो ड्रॉपिंग वैल्यू है पॉइंट के बाद आने वाली, जैसे हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ये मोर देन 5 है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी डेट इज 15, उसमें 1 ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 16। थर्ड रूल कंसिडर करते हैं 15.35। अब इसमें जो वैल्यू जैसे हमें ड्रॉप करना है वो इटसेल्फ 5 है, नॉट लेस देन 5 और ना ही वो ग्रेटर देन 5 है, बल्कि एक्चुअली वो क्या है 5 है। तो इस केस में हमें देखना पड़ता है 5 के पीछे वाली वैल्यू को। अगर ये जो पीछे वाली वैल्यू है ये 3 है, यानी 3 का मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये वैल्यू ऑड नंबर होगी तो इस 5 की वजह से इसमें एक एडिशन हो जाएगी और आंसर क्या आएगा 5.4, यानी जो 3 था 3 में 1 को हमने ऐड कर दिया तो आंसर इज़ 15.4। सेम इसी तरह एक लास्ट जो रूल हमारे पास आता है वो है कि एक वैल्यू है डेट इज़ 15.45। अब अगेन यहाँ पे जो नंबर है जिसे हमें ड्रॉप करवाना है वो 5 है, लेकिन इसके जो पीछे वैल्यू आ रही है वो वैल्यू की नेचर क्या है कि ये वैल्यू जो है ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से जो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू होगी वो हमेशा अनचेंज रह जाती है, यानी आंसर क्या आएगा 15.4। 4 में हमने किसी किस्म की एडिशन नहीं करवाई और आंसर जो है वो 15 पे ही ख़त्म हो गया। तो ये थे हमारे तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल जिनको आज हमने जो है वो स्टडी कर लिया है।